बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यानी एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में एक तनी हुई रस्सी में पैदा होने वाली स्टेशनरी वेव्स। बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपने समझते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये टॉपिक आप लोगों को कैसे समझाया जा रहा है, इसी तरह से आप लोगों ने इसको लिखना भी है। स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इस टॉपिक में सबसे पहले तो आप लोग स्टार्ट में एक लाइन लिखेंगे और फिर हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे और उनको सम अप कर देंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में सबसे पहले तो स्टार्ट आप लोग इस बात से करें, कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, के लेट्स से कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है ये और इस स्ट्रिंग की लेंथ एल है, केप्ट स्ट्रेच, और इसको हम लोगों ने स्ट्रेच किया हुआ है, खींच के रखा हुआ है। क्लैंपिंग इट्स एंड, इसके दोनों एंड्स को, ये देखें इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, दोनों सिरों को क्लैंप करके, सो दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एफ, ताकि इसमें एक टेंशन पैदा हो जाए और उसकी टेंशन एफ होगी। तो सबसे पहले तो स्टार्ट में आप लोगों ने ये लाइन लिखनी है कि कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, के फर्ज करें कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, कैप्ड स्ट्रेच, उसको हमने स्ट्रेच किया, इसको खींचा, कैसे खींचा, क्लैंपिंग इट बोथ एंड्स, इसके दोनों सिरों को क्लैंप करके जकड़ के हमने इसको स्ट्रेच कर दिया। जाहिर है कि जब दोनों सिरों को आप क्लैंप कर देंगे, इस स्ट्रिंग के दोनों सिरों को जकड़ देंगे, तो इसमें एक टेंशन एफ पैदा हो जाएगी। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने केसेस शुरू कर देने हैं और इन केसेस को जैसे ही हम लोग कंक्लूड करेंगे, मतलब हम लोगों ने केसेस कर लेनी है, मैथमेटिकल डेरिवेशन कर लेनी है, फिर हम इन केसेस के रिजल्ट्स को समराइज करेंगे। फर्स्ट केस की तरफ चलते हैं। पहला केस ये है कि व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट इट्स मिडल पॉइंट, कि जब स्ट्रिंग अपने मिडल पॉइंट से पकड़ी जाएगी, उसको उसके मिडल पॉइंट से पकड़ के छोड़ा जाएगा। जब आप स्ट्रिंग को दरमियान से पकड़ के छोड़ेंगे, एक वेव जाहिर है राइट की तरफ जाएगी, एक लेफ्ट की तरफ जाएगी, दोनों वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी जब वो पलट कर वापस आएंगी। जाहिर है दरमियान से पकड़ के छोड़ा, एक राइट की तरफ गई, एक लेफ्ट की तरफ गई, वहां से पलट कर वापस आएंगी, दोनों वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जैसे ही वो सुपरपोज होंगी तो इसमें स्टेशनरी वेव बनेगी, यानी एक लूप बन जाएगा। अब एक लूप इसमें बनना शुरू हो गया है इस स्ट्रिंग में जिसकी लेंथ एल है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जब एक लूप होगा ना तो इसमें दो नोड्स होंगे, ये भी एक नोड है N1, ये भी एक नोड है, और ये जो सेंटर में वाइब्रेट करेगा उसको हम एंटी नोड कहेंगे, जो वाइब्रेट कर रहा होगा। और पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ कि एंटी नोड मूव करता रहता है, नोड मूव नहीं करता। तो दो नोड बन जाएंगे, एक एंटी नोड बन जाएगा। तो ये तब होना है जब आप लोगों ने स्ट्रिंग को सेंटर से पकड़ के छोड़ना है। एक वेव राइट को जाएगी, एक लेफ्ट को जाएगी, जैसे वो दोनों वहां से किनारों से रिफ्लेक्ट बैक होके आएंगी, सुपरपोज करेंगी, तो टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, चूंकि उनकी सुपरपोज करेंगी तो स्टेशनरी वेव बन जाएगी। एक लूप बनेगा इस स्ट्रिंग के अंदर जिसकी लेंथ एल है। बच्चों कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दो नोड हैं इसमें और एक एंटी नोड है, तो नोड से नोड का डिस्टेंस आपको बताया हुआ है। नोड से नोड तक वेवलेंथ के सिर्फ दो पार्ट आते हैं और मैंने आपको वेवलेंथ चार हिस्सों में समझना सिखाई है। अगर चार हिस्से होंगे तो जाहिर है कि हमारे पास एक वेवलेंथ होगी, लेकिन अगर दो हिस्से हों, जैसे देखें ना, नोड से एंटी नोड तक यहां तक एक हिस्सा बनेगा, ये दूसरा हिस्सा बनेगा, तो दो हिस्से हैं, तो नोड से नोड तक का फासला पहले भी आपको समझाया था कि वो लैम्डा बाई 2 होता है, हाफ लैम्डा होता है। तो नोड से नोड तक आप देखें तो इसका मतलब हुआ कि सारी लेंथ एल के अंदर यहां से यहां तक आप देखें तो हाफ लैम्डा मौजूद है, यानी आधी वेवलेंथ है, क्योंकि चार हिस्से होंगे तो एक वेवलेंथ होगी। और याद रखिएगा कि ये दो वेव्स हैं, अपनी वेवलेंथ एक वेव से मेजर करनी है, डॉटेड वाली दूसरी वेवलेंथ है, क्योंकि दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्शन ऑपोजिट से आके सुपरपोज हुई है। जब आप वेवलेंथ मेजर करें तो सिर्फ एक वेव ही कंसीडर करें, जैसे मैं ये कॉन्टिन्यूस वाली डार्क लाइन जो है इसको कंसीडर कर रहा हूं। तो नोड से नोड तक का डिस्टेंस आप समझ गए होंगे कि नोड से नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है, यानी हाफ लैम्डा है, क्योंकि इसमें नोड से नोड तक यहां तक एक पार्ट बनता है, फिर आगे दो हिस्से बनते हैं, तो दो हिस्सों की आधी वेवलेंथ आपको बताई हुई है। चार हिस्सों की एक होती है तो दो हिस्सों की आधी वेवलेंथ होगी लैम्डा बाई 2। तो सारी लेंथ में हमारे पास जो सारी लेंथ के अंदर वेवलेंथ है वो लैम्डा बाई 2 है, लेकिन चूंकि अभी फर्स्ट केस कर रहे हैं तो लैम्डा 1 बाई 2 कह दें, तो सारी लेंथ जो है ना एल इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई 2 है। बच्चों कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं तो लैम्डा 1 बाई 2 जो है हाफ वेवलेंथ, लैम्डा 1 बाई 2, नोड से नोड का फासला लैम्डा बाई 2, यानी लैम्डा 1 बाई 2 फर्स्ट केस की वजह से इज इक्वल टू वो लेंथ के बराबर है।
अगर हमें लैम्डा 1 निकालना हो तो 2 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो लैम्डा 1 किसके इक्वल हो जाएगा 2l के। ये हमने वेवलेंथ निकाली और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये थोड़ी सी आप लोगों ने टेक्निक इख्तियार करनी है कि जो वेवलेंथ्स की इक्वेशन बने उनको 1 2 3 वगैरह का नाम देते जाएं और जो फ्रीक्वेंसीज की बने उनको एबीसी का नाम देते जाएं ताकि आप लोगों को फर्क करने में आसानी हो। अच्छा, अब लैम्डा 1 तो हमने निकाल ली कि वो 2l आ गई। अब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का हम फार्मूला जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा होगा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। लेकिन चूंकि फर्स्ट केस है तो f1 इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा तो है, f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा ही है, लेकिन फर्स्ट केस की वजह से f1 इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा 1 लिख दिया गया। अब हम बच्चों लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 f1 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 1। लैम्डा 1 की जगह आप लोग 2l पुट कर दें, तो f1 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 1 की जगह 2l पुट कर दिया, तो f1 इज इक्वल टू v ओवर 2l हो गया। ये हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट लूप के लिए जब एक लूप बन रहा होगा तो उस वक्त की फ्रीक्वेंसी आ गई है, f1 इज इक्वल टू v ओवर 2l। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी तो हमने बना ली, लेकिन स्टेशनरी वेव जो होती है ना उनकी स्पीड का इन्हिसार जो होता है ना वो स्ट्रिंग में टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ पर भी होता है। देखिए, टेंशन के बगैर तो इसमें स्टेशनरी वेव जो है वो स्पीड से नहीं ट्रेवल कर सकेंगी। जितना आप स्ट्रिंग में टेंशन पैदा करेंगे उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी। तो टेंशन ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, यानी जो स्पीड है ना वो टेंशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये मास नहीं है सिर्फ, ये भी याद रखिएगा, अगर आपको इसकी डायमेंशन बनाना पड़ जाए इस फार्मूले की तो ये मास नहीं है बल्कि ये मास पर यूनिट लेंथ है। मास पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी मास मौजूद है उसको m से लिखा गया है। तो जो स्टेशनरी वेव की स्पीड है ना v इज इक्वल टू एफ ओवर एम स्क्वायर रूट के इक्वल होती है, यानी वो टेंशन बढ़ाने से बढ़ जाती है और मास पर यूनिट लेंथ हमें कम करना पड़ेगी। जितनी मास पर यूनिट लेंथ कम होगी ना, बारीक स्ट्रिंग आप इस्तेमाल करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ कम होगी उतनी ही उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। अच्छा, अगर v इज इक्वल टू एफ ओवर एम स्क्वायर रूट के इक्वल है तो ये v की वैल्यू तो हम इक्वेशन ये में ला के पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा f1 इज इक्वल टू 1 ओवर 12। ये v की जगह छोड़ देना, ये v की स्पेस में छोड़ देता हूँ। तो f1 इज इक्वल टू 1 ओवर 12 मैंने लिख दिया, 1 ओवर 12। v को v की स्पेस छोड़ेंगे तो v की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। v की जगह क्या लिख देना, f ओवर m अंडर रूट, और इसको इक्वेशन p का नाम दे दें क्योंकि ये इक्वेशन बाद में मैं नहीं बनाऊंगा, सिर्फ ये फर्स्ट केस में बननी है। आगे हर केस में हमने वेवलेंथ की इक्वेशन बनानी है और फ्रीक्वेंसी की बनानी है, लेकिन ये जो लेंथ और टेंशन की शक्ल में है और मास पर यूनिट लेंथ की शक्ल में वर्जन है, इसका बनाना हर केस में जरूरी नहीं है। बना तो सकते हैं लेकिन फर्स्ट केस में बनाना जरूरी है, वो बना देंगे। तो बहरहाल मैंने बताया कि इसमें वैल्यू पुट की है v इज इक्वल टू एफ ओवर एम स्क्वायर रूट। तो f1 इज इक्वल टू 1 ओवर 12 लिख दिया, 1 ओवर 12। v देखें इसमें नहीं लिखा था, f1 इज इक्वल टू 1 ओवर 12, v नहीं ऊपर लिखा बल्कि v की जगह ये वैल्यू पुट कर दी f ओवर m स्क्वायर रूट, तो f1 आ गया और इसको क्वेश्चन p का नाम भी दे दिया। बच्चों अब आ जाते हैं जी सेकंड केस में, व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड फ्रॉम 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, कि जब स्ट्रिंग को उसके 1/4 ऑफ इट्स लेंथ से पकड़ा जाता है। पकड़ के जब आप छोड़ेंगे, स्ट्रिंग वही है, लेंथ भी उसकी वही है, लेंथ एल ही है, लेकिन 1/4 ऑफ इट्स लेंथ का मतलब क्या है। लेट्स से कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर के एक तरफ होंगे, 1 सेंटीमीटर एक तरफ होगा, वहां से पकड़ के आपने छोड़ना है। होना तो फिर वही है कि एक वेव राइट की तरफ जाएगी, दूसरी लेफ्ट की तरफ जाएगी, जैसे वो आके एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होंगी तो स्टेशनरी वेव्स बन जाएंगी, लेकिन इस दफा 2 लूप बनेंगी। ये 2 वेव्स हैं, एक जाहिर है कॉन्टिन्यूस वाली, एक डॉटेड वाली, एक दूसरे पर सुपरपोज हुई हैं। तो सुपरपोज होने से सेम फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन ऑपोजिट स्टेशनरी वेव बन गई, लेकिन 2 लूप्स बन रहे हैं इस दफा। अच्छा, अब 2 लूप्स तो बन गए स्ट्रिंग की लेंथ एल के अंदर, जब हमने स्ट्रिंग को प्लग किया है 1/4 ऑफ इट्स लेंथ से, तो 2 लूप्स बन गए उसी लेंथ के अंदर। लेकिन जैसे कि पहले बताया कि नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस होता है वो तो λ/2 होता है। तब आप देखें जरा, हमारे पास जब 2 लूप्स बने ना, 1, ये 2 और ये 3, 3 नोड हमारे पास आ गए। अब नोड से नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि मैं डिस्टेंस आपको मेजर करना सिखा रहा हूं, तो अब आप देखें जरा नोड से नोड तक, n1 से लेकर n2 तक का डिस्टेंस देखें, n1 से लेकर n2 तक ये तो हमारे पास डिस्टेंस होगा ना λ/2, क्योंकि ये इसमें नोड से नोड तक ये एक पार्ट और यहां तक ये हो जाएगा दूसरा पार्ट, यहां तक एक पार्ट होगा, ये आगे दूसरा हिस्सा। तो n1 से n2 का फासला तो हो गया λ/2 हो गया। फिर दूसरे से तीसरे नोड तक भी चलते हैं, तो तीसरे नोड तक जाएंगे, यहां तक एक हिस्सा हो जाएगा, फिर ये आगे ये हो जाएगा। तो हर नोड से अगले नोड तक 2 पार्ट्स के आते हैं, तो λ/2 ही डिस्टेंस होता है। तो n1 से n2 तक का डिस्टेंस जो है वो λ/2 होगा, लेकिन सेकंड केस है तो λ2/2 लिख दिया। और n2 से n3 का जो डिस्टेंस है ये भी λ/2 होगा, क्योंकि नोड से नोड तक का फासला λ/2 होता है, तो इसे भी λ2/2 ही कहेंगे।
वैसे आप एक चीज देख रहे होंगे कि अब हमारे पास 4 हिस्से मुकम्मल हो गए हैं तीसरे नोड तक जाते हैं। ये एक हिस्सा होगा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये एक वेवलेंथ मुकम्मल हो जानी है। तो सारी लेंथ इस दफा एक वेवलेंथ के बराबर है। लेकिन हम लोग चूंकि नोड से नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैयर कर रहे हैं, तो उसी लिहाज से मैयर करने नहीं बननी, वैसे एक वेवलेंथ ही है। तो n1 से लेकर n2 तक पहले से दूसरे नोड तक का फासला भी λ/2, λ2/2 से मैंने लिख दिया, सेकंड केस की वजह से 2 भी लिखा हुआ है। n2 से लेकर n3 का डिस्टेंस जो है ये भी λ/2 ही है, और इसको भी सेकंड केस की वजह से λ2/2 ही लिखा हुआ है। अच्छा, अब यूं करते हैं कि दोनों λ/2/2 को ऐड करते हैं, λ2/2 प्लस λ2/2, यानी दोनों मिलकर ही उस लेंथ के बराबर हैं। तो अब ये जो सारी लेंथ है ना हमारी l, वो इक्वल है λ2/2 प्लस λ2/2, यानी सारी लेंथ में 2 हाफ लैम्डाज मौजूद हैं। तो सारी लेंथ जो है ना वो इक्वल है स्ट्रिंग की λ2/2 प्लस λ2/2, तो दोनों ऐड कर दिए। तो हाफ λ2 ये आपको मालूम होगा, आधा λ2 जमा करेंगे तो एक λ2 बनेगा। तो λ2 इज इक्वल टू क्या होगा, l के, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। मैंने वैसे भी आपको बताया ना कि वैसे अगर आप जनरली भी मेजर करें ना, n1 से लेकर n3 तक जाएं तो आपके 4 पार्ट्स मुकम्मल होते हैं, तो एक वेवलेंथ ही बननी थी, और एक वेवलेंथ ही बननी थी, उसको आप λ2 का ही नाम देंगे, क्योंकि λ2 इसलिए कि सेकंड केस कर रहे हैं। तो λ2 l के बराबर आ गया, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, इसलिए कि ये वेवलेंथ की इक्वेशन है, इसको 2 का नाम दिया। जो वेवलेंथ वाली उनको हम 1 2 3 कह रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी वालों को ABC कह रहे हैं। अच्छा, बहरहाल λ2 तो l की इक्वल आ गया। अब जरा फ्रीक्वेंसी भी निकाल लें, v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो f इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, v ओवर लैम्डा। तो सेकंड केस की वजह से f2 इज इक्वल टू v ओवर λ2 लिख दिया, f2 इज इक्वल टू v ओवर λ2। अब λ2 की वैल्यू पुट कर देते, λ2 की जगह हमने क्या पुट करना है, l। तो f2 इज इक्वल टू v ओवर λ2 की जगह l लिख देंगे। ये देखें आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, f2 इज इक्वल टू v ओवर λ2 की जगह मैंने l लिख दिया, तो f2 इज इक्वल टू v ओवर l हो गया। अच्छा, अब इसका ना फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इक्वेशन ए जिसको मैंने नाम दे रखा है, उसके साथ इसका रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये खुद से किया गया है, ये हमने खुद से किया है, क्योंकि मैथमेटिकली तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। लेकिन हमने कैंसिल नहीं करना, हम लोग f2 का f1 के साथ एक रिलेशन बिल्डअप करेंगे, तो इसलिए खुद से मल्टीप्लाई किया है, इनको कैंसिल नहीं करना। ये किया तो खुद से, ये मैथमेटिकली तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको अरेंज करके इस्तेमाल करूंगा। ये जो ऊपर वाला 2 है ना, इसको तो आप हटा लें एक साइड में, नीचे वाला 2 इसके साथ ही रहने दें। तो f2 इज इक्वल टू 2 हो गया, v ओवर 2l अलग कर लें। अब देखें, ये जो v ओवर 2l अलग किया ना, इसका एक खास मकसद था, क्योंकि ये जो v ओवर 2l है ना, ये देखें यहाँ पर, तो v ओवर 2l जो है ना, हमारे पास v ओवर 2l जो है ना वो f1 की इक्वल है। तो v ओवर 2l जो है ना, इसकी रिप्लेसमेंट आप लोग कर सकते हैं f1 से। तो f2 इज इक्वल टू 2 तो वैसे लिखा, लेकिन v ओवर 2l की जगह f1 लिख दें। तो f2 हो गया किसके इक्वल, हो गया 2f1 के। तो ये जो मैंने 2/2 से इसको मल्टीप्लाई करके ये स्टेप्स आगे आपको नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि हमारी सेकंड जो फ्रीक्वेंसी बनी है उसका फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ हम एक रिलेशन बिल्डअप कर लें, और वो हो चुका है कि f2 इक्वल हो रहा है 2f1 के। बच्चों, अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड केस की तरफ, व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड फ्रॉम एनी प्रॉपर प्लेस, क्योंकि इसकी कोई खास प्लेसमेंट नहीं होती, क्योंकि पहले केस में तो हमने बताया ना कि उसको आप मिडल पॉइंट से पकड़ेंगे, सेकंड में हमने बताया क्वार्टर ऑफ इट्स लेंथ से पकड़ेंगे, लेकिन अब थर्ड में कोई प्रॉपर प्लेस नहीं होती। किसी भी जगह से आप ट्राई लेंगे और इसमें 3 लूप्स बना लेंगे। वो ट्राई किस लिहाज से ली जाती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है मुसलसल, पहले से दूसरी फ्रीक्वेंसी दोगुना है। आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा होगा कि f2 हमारे पास किसके इक्वल आया था, 2f1 के। तो अब जो हमारे पास बनेगा ना f3 3f1 के बराबर होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, किसी भी ऐसी जगह से पकड़ें कि फ्रीक्वेंसी पहले से 3 गुना हो जाए, तो 3 लूप्स बन जाएंगे। बहरहाल किसी भी प्रॉपर प्लेस से पकड़ेंगे, होना तो वही है, एक वेव राइट की तरफ जानी, एक लेफ्ट की तरफ जानी, जैसे वो आके एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होंगी तो स्टेशनरी वेव बन जाएंगी, लेकिन इस दफा आपके पास 3 लूप्स बनने चाहिए। तो सारी लेंथ के अंदर 3 लूप्स बन जाएंगे। 3 लूप्स का मतलब है 4 नोड बन जाएंगे। 3 लूप्स का मतलब ये देखें ना, ये 3 लूप्स बने हुए हैं, पहला नोड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 2 वेव्स हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट है, सुपरपोज हो गई हैं, स्टेशनरी वेव बन गई हैं, 3 लूप्स बन गए हैं। एक डॉटेड वेव है, एक दूसरी कॉन्टिन्यूस है। जैसा कि हमें पता है कि नोड से नोड का फासला λ/2 है, फिर नोड से नोड का फासला λ/2 है, फिर नोड से नोड का फासला λ/2 है। तो ये जो n1 से n2 का फासला है ये λ/2 है। ये देखें λ/2 लिखा हुआ है, लेकिन थर्ड केस की वजह से λ3/2 लिखा। ये n2 से n3 का फासला भी λ/2 है, लेकिन थर्ड केस की वजह से λ3/2 लिखा हुआ है। n3 से n4 का फासला भी λ/2 है, लेकिन थर्ड केस की वजह से λ3/2 लिखा हुआ है। तो सारी लेंथ में इस दफा आपके पास 3 हाफ लैम्डाज मौजूद हैं, यानी सारी लेंथ में 3 हाफ लैम्डा मौजूद है। ये देखिए λ3/2, λ3/2, λ3/2।
तो सारी लेंथ 3 हाफ लैम्डास के बराबर है, लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2। तो सारी लेंथ में 3 हाफ लैम्डास थे, लैम्डा 3/2 लैम्डा 3/2, उनको मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, अब 2 इनका एलसीएम आ जाएगा, जैसे 2 एलसीएम आएगा तो लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू एल हो जाएगा। इन तीनों को अब ऐड करेंगे, इन तीनों के शुरू में जाहिर है कि 1 कोफिशिएंट मौजूद है, तो ये 3 लैम्डा 3/2 हो जाएगा। 3 तीनों ऐड होगी ना, 3 लैम्डा 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में ऐसा करें कि लैम्डा 3 को अलग कर लें, ये 2 तो उधर ऊपर चल जाएगा ना, 2l हो जाएगा, 3 ओवर में आ जाएगा, तो लैम्डा 3 इक्वल हो जाएगा 2l/3 के। तो इस तरह से हमने वेवलेंथ अलग कर ली कि लैम्डा 3 इक्वल हो गया 2l/3 के। जैसे बच्चों आपने लैम्डा 3 बना ली ना 2l/3, लैम्डा 3 बनाने के बाद चूंकि इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया और आपको बताया भी कि वेवलेंथ को हम 1 2 3 का नाम दे रहे हैं, अब फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। तो लैम्डा 3 तो 2l/3 हो गया, फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो एफ इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। थर्ड केस की वजह से f3 इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा 3 हो जाएगा। लैम्डा 3 की वैल्यू ये ला के पुट करें इसमें, ये लैम्डा 3 की जगह 2l/3 पुट करें, तो f3 इज इक्वल टू हो जाएगा v डिवाइडेड बाई, f3 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई, ये इसी इक्वेशन को मैंने लिखा ना, ओवर की बजाय डिवाइड डाल दिया, तो f3 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई लैम्डा 3 की जगह ये लिख दें 2l/3। ये देखें लैम्डा 3 की हमने वैल्यू बनाई हुई ना 2l/3, वो लिख दी, तो f3 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई, ओवर की जगह डिवाइडेड बाई, लैम्डा 3 की जगह 2l/3 कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में इसको चेंज कर दें, तो f3 इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय 3/2l हो जाएगा। 2l/3 था ना, 3/2l हो जाएगा, ये 3 जो है ना इसको शुरू में हटा लेना, तो f3 इज इक्वल टू 3v/2l होगा, लेकिन ये 3 देखें मैंने बिल्कुल ये अलग लिख लिया है, v/2l अलग कर दिया। अच्छा, अब v/2l तो हमें इक्वेशन ये से पता है, ये देखें ना, हमने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि v/2l जो है ना वो तो f1 की इक्वल है, तो v/2l की जगह आप f1 लिखेंगे, तो f3 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 3f1 पे। अब आप जरा गौर करें कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक जनरल रिलेशन बन रहा है कि अगर आपकी f1 v/2l थी f1, तो अगर f1 v/2l थी तो हमारी जो f2 थी ना वो 2f1 आई थी, तो जो f3 है ना वो 3f1 आई है, तो ये जनरल फार्मूला बन रहा है, तो फिर f4 4f1 होगी, f5 5f1 होगी, तो फिर fn किसके बराबर होगा nf1। n एक जनरल नंबर है, यानी f5 5f1, f6 6f1, f7 7f1, n की जगह वो आप नंबर लिख दें, f8 8f1 हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला बन गया कि अगर f1 v/2l है, f2 जो है हमारे पास वो 2f1 है, f3 3f1 है, f4 4f1 है, तो fn किसके इक्वल होगा nf1 के। अच्छा, ना सिर्फ ये कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला बना लेना है, बल्कि हम लोगों ने इसमें वेवलेंथ का भी जनरल फार्मूला बना लेना है। वेवलेंथ का जनरल फार्मूला भी बन सकता है, वो जरा गौर कीजिएगा। अब आप पहली वेवलेंथ हमारे पास थी लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l, दूसरी है लैम्डा 2 इज इक्वल टू l, और तीसरी है लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2l/3। अब देखिए मैं इसको जनरल फॉर्म में कैसे बयान करूंगा। इसको ना लैम्डा 1 जो 2l है इसको 2l/1 रीड करें, 2l/1, क्योंकि हमें पता है इसके डिनोमिनेटर में 1 तो है ही, तो लैम्डा 1 2l/1 है, तो लैम्डा 2 जो है ना इसको 2l/2 कह सकते हैं, यानी इसके साथ में 2 और ओवर में 2 बोलने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो 2 तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना। तो ये 2l/1 है, ये 2l/2 है, तो फिर लैम्डा 3 क्या है 2l/3। तो जनरल फार्मूला तो बन रहा है कि अगर पहली 2l/1 है, दूसरी 2l/2 है, फिर 2l/3 है, 2l/4 है, इस तरह 2l/5 है, तो लैम्डा n किसके होगा 2l/n, यानी लैम्डा 1 2l/1 है, लैम्डा 2 2l/2 है, लैम्डा 3 2l/ क्या है 3 है, तो लैम्डा 4 क्या होगा 2l/4, लैम्डा 5 क्या होगा 2l/5, तो लैम्डा n क्या होगा 2l/n होगा। तो n यहाँ भी आपके पास 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो वेवलेंथ का भी जनरल फार्मूला हमारे पास लैम्डा n इज इक्वल टू 2l/n जो है वो बन चुका है। बच्चे ये रिजल्ट्स तो हमने बना लिए हैं। अब ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद अब ये कुछ थियोरेटिकल पैसेजेस हैं, ये आप लोग जरूर लिखने हैं, इस टॉपिक का हिस्सा बनाना है, क्योंकि अब जो बातें हमने को ने इससे सीखी हैं वो सारी हम लोग अब बयान करेंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि इट इज क्लियर दैट द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन मोर एंड मोर लूप्स, कि जैसे स्ट्रिंग ज्यादा से ज्यादा लूप्स में वाइब्रेट करती है तो फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती है, लेकिन दी वेवलेंथ जो है ना गेट्स कॉरस्पॉन्डिंगली शॉर्टर, तो वेवलेंथ कम होती जाती है। इसमें बच्चों कोई शक नहीं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ कम होती है। देखें पहले लूप की फ्रीक्वेंसी है f1, पहले मैं जरा फ्रीक्वेंसी बता दूं, दूसरे की है 2f1, f2 2f1, तीसरे की f3 3f1, तो अब आप गौर करें तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ी है, f1 है, दूसरी 2f1 यानी पहले से दुगना है, तीसरी 3f1 पहली से 3 गुना, यानी अगर पहली 10 वाइब्रेशन पर सेकंड है तो दूसरी 2f1 यानी 20 वाइब्रेशन पर सेकंड, तीसरी 3f1 यानी 30 वाइब्रेशन पर सेकंड है, 3 लूप के लिए जो फ्रीक्वेंसी है।
तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती गई है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ गेट शॉर्टर, लेकिन वेवलेंथ कम भी होती रही है। देखें उसको यूं समझे, जरा वेवलेंथ भी देखें कि वेवलेंथ वाकई कम हो रही है या नहीं। वेवलेंथ बच्चों कम हो रही है। अगर मैं ये कहूं कि इसकी सारी लेंथ जो थी ना वो 3 सेंटीमीटर थी, लेट्स से सपोज दैट कि अगर इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर थी, तो पहली दफा जो आपका हाफ वेवलेंथ थी ना वो 3 सेंटीमीटर की इक्वल थी, लेकिन दूसरी दफा उसी लेंथ के अंदर 2 लूप बने हैं, तो दूसरी दफा जो आपका हाफ वेवलेंथ वाला ये हिस्सा है ना, इस हाफ वेवलेंथ, ये हाफ वेवलेंथ जो है ना ये 3 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 1.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि आधी लेंथ उसके हिस्से में आई हाफ वेवलेंथ की। तीसरी दफा उसी हाफ वेवलेंथ के हिस्से में एक तीसरा हिस्सा आया, यानी 1 सेंटीमीटर आया। तो आपने गौर किया कि पहली दफा हाफ वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर की थी, दूसरी दफा हाफ वेवलेंथ के हिस्से में 1.5 सेंटीमीटर आया, तीसरी दफा उसी हाफ वेवलेंथ के हिस्से में तो हमारे पास सिर्फ 1 सेंटीमीटर। आप फुल वेवलेंथ भी इससे निकाल सकते हैं, उस 2 को हाफ वेवलेंथ के नीचे जो ओवर 2 है उसको दूसरी तरफ ले जाएं। लेकिन एक पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि हाफ वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, हाफ वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर, हाफ वेवलेंथ जो है वो हमारे पास यहाँ 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ हाफ वेवलेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर होगी। तो वेवलेंथ के जो मुसलसल जो उसके हिस्से में लेंथ आ रही है तो वो वाकई कम होती जा रही है। तो यही तो वो बता रहे हैं कि जब स्ट्रिंग मोर एंड मोर लूप्स में वाइब्रेट करेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, 2f1, 3f1, 4f1 बढ़ती गई है और वेवलेंथ कम होती गई है। हेंस प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो इन दोनों का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम स्पीड कहते हैं, स्पीड ऑफ दी वेव्स। बच्चों फिर वो तो होना ही ना कि अगर फ्रीक्वेंसी कम है वेवलेंथ ज्यादा है, तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वेवलेंथ कम होती जाएगी तो प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी 2 थी, फ्रीक्वेंसी पहले कम थी तो वेवलेंथ ज्यादा थी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ के 10 हो गई वेवलेंथ कम हो गई, तो प्रोडक्ट तो वही आता रहेगा ना। सपोज दैट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, फर्जी मिसाल दे रहे हैं कि जब एक फैक्टर कम है दूसरा ज्यादा है, जब पहले वाला बढ़ जाएगा दूसरा कम हो जाएगा, तो प्रोडक्ट पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट है स्पीड, यानी इनकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी बेशक एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे लूप तक जाते हुए बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ कम होती जाएगी, लेकिन स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करवाऊंगा, वो भी जरूर ऐड कीजिएगा और इस पैराग्राफ को हाईलाइट भी कीजिएगा कुछ पॉइंट्स को। देखें जी, अबव डिस्कशन में हमने देखा कि क्लियरली स्टैब्लिश होगी ये बात कि स्टेशनरी वेव्स हैव अ डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कि स्टेशनरी वेव एक डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज में पैदा होती है, जिनको हम f1, 2f1, 3f1 और nf1 वगैरह कहते हैं। डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं ये। अच्छा, डिस्क्रीट का मतलब होता है गैर मुसलसल। ये गैर मुसलसल ही है, मुसलसल नहीं है। और जैसे मैंने एक मिसाल में पहले भी आपको कहा कि अगर 10 वाइब्रेशन पर सेकंड पहली फ्रीक्वेंसी है, दूसरी 2f1 20 वाइब्रेशन पर सेकंड है, तीसरी 3f1 30 वाइब्रेशन पर सेकंड। अगर 10 वाइब्रेशन पर सेकंड पे एक लूप बनता है तो 20 पे 2 लूप बनते हैं। अगर आप ये समझे ना कि 10 पे एक बनना है, 20 पे 2 बनने, तो 15 पे क्या बनता है? कुछ नहीं बनता। 15 पे वो खत्म हो जाते हैं, जो लूप बने भी होते हैं वो डाई आउट कर जाते हैं, डैम्प हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि इन्होंने इसी फ्रीक्वेंसीज में डिस्क्रीट सेट है, गैर मुसलसल सेट है, मुसलसल नहीं पैदा होती। अगर पहले ही 10 पे बनती है 10 वाइब्रेशन पे, दूसरी 20 पे बनेगी, इन बिटवीन कुछ भी नहीं बन रहा होता। अगर बने भी तो वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो बच्चों जो स्टेशनरी वेव है ना वो डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज में पैदा होती हैं, जिनको हम f1, 2f1, 3f1, nf1 वगैरह कहते हैं। और ये सारी की सारी जो है ना f1, 2f1, 3f1 वगैरह ये हार्मोनिक सीरीज कहलाती है। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इनमें f1 जो बार बार रिपीट हुई है, 2f1, 3f1, 4f1। और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 है, कॉरस्पॉन्ड टू द फर्स्ट हार्मोनिक, इसी को फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। फिर जब आपने 2f1 निकाला, f2 इज इक्वल टू f1, ये कॉरस्पॉन्ड टू सेकंड हार्मोनिक, इसको सेकंड हार्मोनिक कहते हैं, एंड सो ऑन। तो यानी कि इन्होंने इसी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज में पैदा होना है। अगर पहली आपकी f1 है तो दूसरी 2f1 ही होगी, उससे डबल पे पैदा होंगे 2, और तीसरी 3f1 होगी, ट्रिपल फ्रीक्वेंसी करोगे तो 3 बनेंगे। यानी पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जैसी आपकी तय हो जाती है तो उससे दुगुना पे 2 बनते हैं, उससे 3 गुना पे 3 बनते हैं, उसके 4 गुना पे 4 बनते हैं, इन बिटवीन कोई नहीं बनता। और ये जिस फ्रीक्वेंसी पे ये जनरेट हो रही होती है उसको हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। और अब हम ये भी पता चल चुका है कि इसमें जो पहली फ्रीक्वेंसी जो तय होती है जिसपे एक लूप बनता है उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जो दूसरी होती है उसको हम सेकंड हार्मोनिक कहते हैं, एंड सो ऑन, थर्ड हार्मोनिक वगैरह वगैरह। अच्छा, जो स्टेशनरी वेव्स हैं कैन बी सेट अप ओनली इन द स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसीज ऑफ हार्मोनिक सीरीज। अब जो स्टेशनरी वेव्स है ना वो सेटअप हो सकती है स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन विद द फ्रीक्वेंसीज ऑफ हार्मोनिक सीरीज, इसी हार्मोनिक सीरीज की के अंदर ही सेटअप होगी। एंड दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये वर्ड आप लोगों ने इस लाइन के आगे ऐड कर देना है, अपने टेक्स्ट के अंदर जरूर ऐड कर दें कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहलाता है, यानी फ्रीक्वेंसी क्वांटाइज्ड होती हैं। हर फ्रीक्वेंसी पे स्टेशनरी वेव जनरेट नहीं होती, जिस पे पहली बनेगी
उसी पे 2 बनेंगे, उससे दुगुना पे, उससे 3 गुना पे 3 बनेंगे। तो जो स्टेशनरी वेव्स कैन बी सेट अप इन स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव जो स्ट्रिंग में सेटअप होती है ना विद दी फ्रीक्वेंसीज, वो ऐसी फ्रीक्वेंसी में होगी जो हार्मोनिक सीरीज के अंदर ही होंगी। तो इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। मजीद बात आगे बढ़ाते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इसके साथ आप ब्रैकेट में जरूर ऐड कर लीजिएगा। और मजीद में आप लोगों को ये बताता चलूं कि ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो डिटरमिन फंडामेंटल के हर एक की, चूंकि फंडामेंटल पे सारी फिर डिपेंड करती हैं, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी है और उससे आगे सब जो है वो टेंशन, लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ पे स्ट्रिंग पे डिपेंड करती हैं। देखिए वाकई ऐसे ही है, क्योंकि सब फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। F2 F1 है ना, F3 F1 है। तो हर फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली लेंथ, टेंशन और मास पर, ये 3 ही फैक्टर हैं इसके अंदर। ये सबसे पहला जब हमने केस किया था उसके अंदर मैंने ये फार्मूला बनाया था। तो ये सब की सब फ्रीक्वेंसी जो है ना लेंथ, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हर फ्रीक्वेंसी जो है। अच्छा, वेव्स नॉट इन हार्मोनिक सीरीज विल क्विकली डैम्प आउट, वो जल्दी डैम्प आउट हो जाएंगी। वो पहले मैं आपको समझा चुका हूं कि दुगना फ्रीक्वेंसी पे 2 बनती है, 3 गुना पे 3 बनती है, लेकिन इन बिटवीन अगर कोई फ्रीक्वेंसी है भी तो वो नहीं बनेगी या जल्दी से डैम्प आउट कर जाएंगी। तो वो मिसालों से आपको बात समझा दी है। बच्चों फाइनली एक इसका आप लोगों को स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग का एक यूज भी बताते चले कि फ्रीक्वेंसी जो है ना स्ट्रिंग की, ये इसका स्टेशनरी वेव चूंकि जनरेट होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, हम लोग स्टेशनरी वेव्स की मदद से साउंड जनरेट करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना स्ट्रिंग की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कैन बी चेंज, वो चेंज की जा सकती है, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के नोट्स बनाते हैं। उनमें हम लोग जब म्यूजिक उनसे प्ले किया जा रहा था तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के नोट्स प्ले किए जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की, स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिस तरह वायलिन है, गिटार वगैरह है, उनको हम चेंज कर सकते हैं ईदर बाई चेंजिंग द टेंशन, वेरिंग द टेंशन, या तो उनकी टेंशन चेंज करें, और बाई चेंजिंग द लेंथ, या उनकी लेंथ चेंज करें। देखें उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए ये 2 फैक्टर ही हमारे पास चेंज करना होंगे, क्योंकि पहले भी बताया ना पिछली स्लाइड में कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, लेंथ, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ। ये जो स्ट्रिंग्स होती है ना वायलिन या गिटार के ऊपर, इनकी मास पर यूनिट लेंथ को तो हम नहीं चेंज कर सकते, उनके लिए तो ये स्ट्रिंग ही बदलना पड़ेगी। लेकिन म्यूजिक प्ले करते हुए भी ना, इनको हम लोग म्यूजिक प्ले करने से पहले या म्यूजिक प्ले करने के दौरान हम लोग इनकी जो लेंथ है वो चेंज कर सकते हैं। प्ले करने से पहले टेंशन भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इनकी जो फ्रीक्वेंसीज की, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को प्ले करने के लिए हम टेंशन कैसे चेंज करते हैं। आप लोग देखिए कि इनकी नेक के ऊपर ना, हमारे पास हेड और नेक के ऊपर ना आपके पास ये पैग्स मौजूद हैं। इन पैग्स को टाइट करके ना, जैसे जैसे इनको टाइट करते हैं तो इन स्ट्रिंग्स के अंदर ना ये इसके ऊपर लगे हुए हैं, वायलिन हो या गिटार हो, इनके जो नेक के ऊपर मौजूद है ना पैग्स, ये पैग्स जैसे जैसे हम टाइट करते हैं तो इन स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बढ़ती जाती है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप इनकी टेंशन को वेरी करेंगे, बढ़ाएंगे, तो जाहिर है फ्रीक्वेंसी भी बदलती जाएगी। लेकिन सिर्फ टेंशन से ही नहीं हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके मुख्तलिफ किस्म का म्यूजिक प्ले करते, बल्कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज जनरेट करके, क्योंकि टेंशन चेंज करनी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जानी है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्ले की जाती हैं। लेकिन इनकी लेंथ को भी चेंज किया जाता है। और लेंथ कैसे चेंज करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट की? लेंथ इस तरह से चेंज की जाती है, मास पर यूनिट लेंथ मैंने पहले बता दी है, वो नहीं बदलनी, लेंथ भी चेंज हो जाती है। लेंथ कैसे चेंज करते हैं? जब म्यूजिक प्ले करते हैं ना, तो आप देखें कि जो म्यूजिशियन होते हैं उनको पता होता है कि इन स्ट्रिंग के ऊपर स्पेसिफिक जगहों के ऊपर वो फिंगर्स को रोल करते हैं। तो जब वो इन फिंगर्स को रोल करते रहते हैं ना, तो फिंगर्स रोल करते हुए वो इनकी लेंथ को कम ज्यादा करते रहते हैं, और जब वो लेंथ को चेंज करते हैं तो तब भी इनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। तो देखिए जरा क्या समझाया जा रहा है आपको कि फ्रीक्वेंसी जो है ना स्ट्रिंग की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कैन बी चेंज, वो आप चेंज कर सकते हैं। वेरिंग द टेंशन, या तो टेंशन चेंज करें तो तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, और चेंजिंग द लेंथ, लेंथ चेंज करें तो तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर टेंशन जो है ना गिटार या वायलिन स्ट्रिंग के अंदर वो वेरी करनी हो, बदलनी हो, तो टेंशन कैसे चेंज करनी है? टाइटनिंग दी पैग्स ऑन द नेक ऑन द इंस्ट्रूमेंट, के इंस्ट्रूमेंट के नेक के ऊपर जो पैग्स लगे हुए ना, उनको आप टाइट करें तो आप टेंशन चेंज करोगे, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज उनसे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब टेंशन तो आपने इस तरह से चेंज कर ली, उसको सेट कर लिया, लेकिन वंस द इंस्ट्रूमेंट इज ट्यून, एक दफा आपने उसकी टेंशन चेंज कर ली, मास पर यूनिट लेंथ तो पहले से तय है, फिर उसको आप ट्यून कर लिया, फिर जब प्ले करने लगेंगे तो प्ले करते हुए म्यूजिशियन वेरी करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, तब भी उसकी फ्रीक्वेंसी बदल देते हैं। वो कैसे? मूविंग द फिंगर्स अलोंग द नेक, नेक के ऊपर ना फिंगर्स को मूव करते रहते हैं। जब म्यूजिक सिखाया जा रहा होता है तब बताया जाता है कि ये आपने फिंगर्स कहाँ रखनी है और कैसे मूव करवानी है। तो फिंगर्स जो है ना उसकी नेक के ऊपर, इन स्ट्रिंग के ऊपर मूव करती रहती हैं, देयर बाय चेंजिंग द लेंथ, और जैसे वो उनकी लेंथ चेंज करते हैं, लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ चेंज होती है, तो तब भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वो प्ले करते रहते हैं।
अच्छा, ये था फिर हमारा आज का लेक्चर, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8th चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गिने जाते हैं उनमें से ये एक है। इसको आप जिस तरह से समझाया गया इस चीज पे भी गौर कीजिएगा कि उसी तरीके से आप लोगों ने इसमें लिखना है। कोई प्रॉब्लम हो तो मजीद आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।